स्टूडेंट ब्रांच काउंसलर ऑफ GDSC एंड IEEE सर तौसीफ मुबीन। इन्हीं के साथ हमारे साथ मौजूद हैं मास फरमान, जो कि GDSC के कम्युनिटी मेंटोर और IEEE के चेयरपर्सन हैं। इन्हीं के साथ हमारे साथ मौजूद हैं GDSC के आउटरीच कोऑर्डिनेटर शयान फाइज, और इन्हीं के साथ हमारे साथ मौजूद हैं GDSC लीड ऑफ द ईयर 23-24 लाइबा रफीक। And we have so many teams in our GDSC, including media creative team, event management team, tech team, operations team, communications team, content writing team, marketing team, and host. I think communities like GDSC playing a vital role in the development of personal and professional growth as well. And inshallah, by the end of the event, I strongly believe you will not only have a grasp of Python fundamentals, but also the confidence to continue your coding journey. And on day 2 session, there will be a quiz as well. The top 3 winners will be awarded separate certificates to recognize their outstanding performance. So today, let's begin the journey together. Now I would like to introduce our speaker, Mr. Mohammad Nabil, who is an experienced full stack web and AI developer with over 3 years of Python expertise with more than 2 years of teaching experience. And right now, he is also serving as the communications lead in the GDSC SSUAT. At the end of the event, there will be a Q&A session as well. So if you have any query, feel free to ask in the chat section. And now, without any wasting time of, I would like to invite Mr. Mohammad Nabil to please take over the session. Okay, thank you, Afan. Assalamu alaikum, everyone. This is Nabil Sohail, and I'm very glad to be with you all. And I will be serving you guys as a trainer for the 2-day bootcamp of Python. और मेरी ये पूरी कोशिश होगी कि Python के इतने बेसिक फंडामेंटल चीज़ें जिससे आप जो है वो पाइथन के अंदर कोडिंग करना स्टार्ट कर सकें एंड छोटे जो प्रोग्राम्स हैं वो बना सकें एंड अपना फ्यूचर जो है करियर पाइथन के लिए सेट कर सकें, वो इस बूट कैंप के अंदर आपको सिखा दिया जाए। अच्छा, अपने बारे में सबसे पहले मैं थोड़ा-सा बताता चलूँ। मुझे ऑलमोस्ट 5 इयर्स हो चुके हैं फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट एंड एआई डेवलपमेंट के अंदर, और मेरा जो सबसे ज़्यादा फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ हैं उसके अंदर पाइथन एंड जावास्क्रिप्ट आ जाती हैं। मुझे ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो चुके हैं पाइथन के ऊपर काम करते हुए एंड 2 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ एंड डेवलपमेंट जो है वो सिखाते हुए। अब हम सीधा जो है वो चलते हैं हमारे सेशन की तरफ कि आज सबसे पहले जो हमें स्टार्ट करना है। अच्छा, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टार्ट करने से पहले हमें उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, वो हमारे सामने क्लियर होने चाहिए। अगर आप जो है वो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो और आपको प्रोग्रामिंग के बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर नहीं है, तो आप जो है वो 90% जो है वो उस प्रोग्रामिंग सीखने के अंदर आप फेल हो जाते हो, क्योंकि आपको जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही आपके क्लियर नहीं है कि आपने प्रोग्रामिंग सीखनी है, प्रोग्राम होता क्या है, लैंग्वेजेस किस तरीके से काम कर रही होती हैं, बैकएंड पे हमारे पास किस तरीके से जो है वो चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि प्रोग्राम है क्या? तो कंप्यूटर प्रोग्राम हमारे पास एक ऐसा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो कि हम मशीन को, यानी हम अपने कंप्यूटर को बताते हैं कि उसने करना क्या है। और ये प्रोग्राम हम उन लैंग्वेजेस के अंदर लिखते हैं जो कंप्यूटर भी समझ सके और ह्यूमन भी समझ सके। तो ऐसी लैंग्वेजेस हमारे पास अभी तक नहीं आई हैं जिसको ह्यूमन एंड कंप्यूटर दोनों एक साथ समझ सकें। तो उसके लिए हम जो है यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड ट्रांसलेटर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारे पास जो है वो लैंग्वेजेस हैं जो मशीन और ह्यूमन के दरमियान एज़ अ कम्युनिकेशन जो है वो काम कर रही हैं। यानी मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर मशीन को बताता हूँ कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये आउटपुट चाहिए, एंड मशीन जो है वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करके मुझे वो आउटपुट देगी। अच्छा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है सिंटैक्स। यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को उसमें कोड करने का, उसको लिखने का जो करेक्ट वे होता है, करेक्ट मेथड होता है हमारे पास,
वो कहलाता है सिंटैक्स। यानी वो तरीका जिसके अंदर मुझे अपना प्रोग्राम लिखना है, मुझे किस तरीके से एक स्टेटमेंट को लिखना है, एक एक्सप्रेशन जो है वो किस तरीके से मैं लिखूँगा, वो कहलाता है हमारे पास प्रोग्रामिंग के अंदर सिंटैक्स। अच्छा, अब आ जाते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारे पास जो है वो कितनी टाइप्स की हैं। अगर हम इसको बिल्कुल वास्ट कैटेगराइज़ करें तो वो बहुत ज़्यादा कैटेगरीज़ बन जाती हैं। लेकिन हम अगर इसकी मेन कैटेगरीज़ को देखें तो वो हमारे पास 3 हैं। सबसे पहले आ जाती है हमारे पास लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो लैंग्वेजेस होती हैं जो प्योरली कंप्यूटर समझ रहा होता है। यानी ये वो लैंग्वेजेस होती हैं जो ह्यूमन को इतनी ज़्यादा समझ नहीं आती हैं, ह्यूमन्स के लिए इतनी ज़्यादा रीडेबल नहीं होती हैं, ना ही ये ईज़ी टू लर्न होती हैं। ये कंप्यूटर के लिए बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होती हैं, मशीन फ्रेंडली लैंग्वेजेस होती हैं, इनको कंप्यूटर जो है वो बहुत आसानी से समझ लेता है। इसके अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें तो इसके अंदर हमारे पास असेंबली लैंग्वेज होती है एंड मशीन लैंग्वेजेस होती हैं। फिर हम आ जाते हैं कि हमारे पास इंटरमीडिएट लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, जो कि हमारे पास हाई लेवल और लो लेवल के दरमियान एक बैलेंस होता है। यानी ना ही वो बहुत ज़्यादा लो लेवल है, ना ही वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल है, बल्कि उन दोनों के दरमियान एक मिडल लेवल के अंदर जो है वो लाई कर रही होती हैं। तो वो लैंग्वेजेस हमारे पास आ जाती हैं, सी है, सी प्लस प्लस है, फॉरटेन, पास्कल, कई सारी लैंग्वेजेस जो है वो हमारे पास यूज़ होती थी। ये लैंग्वेजेस ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास आईसीज़ की जो प्रोग्रामिंग हो रही होती है या जो चिप्स की प्रोग्रामिंग होती है, उसके अंदर जो है वो मोस्टली हम इनको यूज़ कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास आ जाती हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ये वो लैंग्वेजेस होती हैं जो बिल्कुल ह्यूमन फ्रेंडली होती हैं, आपके जो नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज है, नॉर्मल ह्यूमन लैंग्वेज है, उसके अंदर जो है वो ये लिखी हुई होती हैं। इसको रीड करना, इसको अंडरस्टैंड करना, इसको लर्न करना ह्यूमन्स के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसके अंदर हमारे पास जो है टॉप के ऊपर आ जाती हैं, पाइथन है, आपके पास जावास्क्रिप्ट है, आपके पास टाइपस्क्रिप्ट है, आपके पास जावा है, आपके पास डार्ट है। तो ये सारी लैंग्वेज जो है वो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर आ जाती हैं। अच्छा, मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर बताया था कि हम प्रोग्राम लिखते हैं ताकि मशीन कोई चीज़ समझ सके। यानी हम मशीन को बताना चाहते हैं कि भई ये काम मुझे चाहिए, ये आउटपुट चाहिए, मुझे ये रिक्वायर्ड टास्क है, ये फुलफिल करके दो। तो मशीन किस तरीके से समझेगी? मशीन को समझने के लिए हमारे पास आते हैं ट्रांसलेटर्स। ट्रांसलेटर्स हमारे पास वो कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जो जो प्रोग्राम मैंने किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखा है, उसको कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना, कि कंप्यूटर उसको समझ सके। ये काम है ट्रांसलेटर का। अगर इसकी सिंपल और जनरल एग्ज़ाम्पल हम देखें प्रोग्रामिंग से हट के, तो वो हमारे पास ऐसी है कि लेट्स सपोज़ एक बंदा है, वो इंग्लिश जो है वो नहीं जानता। यानी लेट्स सपोज़ एक बंदा है जिसको जो है वो सिंधी आती है, उसको इंग्लिश नहीं आती, उर्दू नहीं आती। और एक आप हो जिसको जो है वो उर्दू आती है, सिंधी और इंग्लिश नहीं आती है। अब ये दोनों पर्सन्स जो हैं वो आपस में कम्युनिकेट किस तरीके से करेंगे? तो ज़ाहिर है इनके कम्युनिकेट करने के लिए इनके दरमियान एक ट्रांसलेटर होगा। यानी जो बंदा उर्दू के अंदर बात करेगा तो वो सिंधी के अंदर जो है वो ट्रांसलेट करके उसको बोलेगा, सिंधी वाला जब बात कर रहा होगा तो वो उसको ट्रांसलेट करके उर्दू में बताएगा। तो इसी तरीके से मैं जो कोड लिख रहा हूँ, मैं जो प्रोग्राम लिख रहा हूँ, वो ट्रांसलेटर क्या करेगा? ट्रांसलेट करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा और कंप्यूटर को बताएगा। कंप्यूटर जो चीज़ दे रहा है फिर वो कन्वर्ट करके मुझे बताएगा। हमारे पास टोटल 3 टाइप्स के जो है वो ट्रांसलेटर्स होते हैं। एक हमारे पास आ जाते हैं असेंबलर। असेंबलर हमारे पास यूजुअली यूज़ होता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। मशीन कोड कौन-सा कोड होता है? मशीन कोड वो कोड होता है जो कि आपका प्योर कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। ये वो कोड होता है। तो जितने भी हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ होती हैं वो एट द एंड मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट होती हैं ताकि कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सके, उसको जो है वो समझ सके एंड जो भी टास्क परफॉर्म करना है वो कर सके। फिर हमारे पास आ जाते हैं कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर। अच्छा, दोनों के काम एक ही हैं, दोनों हाई लेवल और इंटरमीडिएट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं मशीन कोड के अंदर। दोनों के अंदर जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि कंपाइलर जो है वो पूरा का पूरा प्रोग्राम एक साथ कन्वर्ट करता है, एक साथ ट्रांसलेट कर देता है एंड जो हमारे पास इंटरप्रेटर है वो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। कंपाइलर
पूरा का पूरा लेट्स सपोज़ मेरे पास 100 लाइन्स का कोड है, तो कंपाइलर क्या करेगा उस पूरे कोड को एक साथ ट्रांसलेट कर देगा मशीन कोड के अंदर। और इंटरप्रेटर क्या करेगा, पहली लाइन ट्रांसलेट करेगा, अगर बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं है उसके अंदर, तो फिर सेकंड लाइन के ऊपर आ जाएगा, उसको ट्रांसलेट करेगा, देन थर्ड लाइन के ऊपर आएगा एंड सो ऑन जो है वो चलता रहेगा। तो हमारे पास वो लैंग्वेजेज़ जो कंपाइलर को यूज़ कर रही होती हैं, उसके अंदर हमारे पास सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, ये कंपाइलर्स को यूज़ करती हैं। और इंटरप्रेटर को यूज़ करने के लिए हमारे पास जो है वो पाइथन है, जावास्क्रिप्ट है, टाइपस्क्रिप्ट, ये सारे जो है वो इंटरप्रेटर्स को यूज़ करते हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास एरर्स क्या होते हैं और इनका जो है वो मेन काम क्या है। एरर्स हमारे पास ये होते हैं कि प्रोग्रामिंग करते हुए जो गलतियाँ मैं कर रहा हूँ, वो एरर है। अब वो गलती किस टाइप की हो सकती है, या तो वो सिंटैक्स एरर हो सकता है। सिंटैक्स एरर क्या है कि मैंने उस प्रोग्राम को लिखने का जो करेक्ट तरीका है वो यूज़ नहीं किया। यानी मैंने जो उसका अगर बहुत आसान लफ्ज़ों में हम कहें तो जो उसको लिखने का सही ग्रामर है, जो उसको लिखने के सही रूल्स हैं, वो फ़ॉलो नहीं किए हैं, उनके अंदर जो है वो कोई गलती की है, तो वो सिंटैक्स एरर कहलाता है। अगर मैंने मेरा प्रोग्राम अच्छा, फिर दूसरे हमारे पास आ जाते हैं लॉजिकल एरर्स। लॉजिकल एरर्स क्या होते हैं कि आपका प्रोग्राम तो सही चल रहा है, ठीक है? प्रोग्राम के अंदर कोई मसला नहीं आएगा, लेकिन जो आउटपुट मुझे रिक्वायर्ड है, वो आउटपुट नहीं आ रहा। मेरी लॉजिक गलत लगी है, इस वजह से जो आउटपुट मुझे चाहिए उस प्रोग्राम से, वो आउटपुट मुझे नहीं मिल रहा। ये हमारे पास जो है वो लॉजिकल एरर्स होते हैं। फिर एक एरर्स हमारे पास आ जाते हैं रन टाइम एरर्स। रन टाइम एरर्स हमारे पास क्या होते हैं कि ये वो एरर्स होते हैं जो प्रोग्राम के अंदर कोई ऐसी कंडीशन, कोई ऐसी चीज़ जिसको हमने सही से जो है वो हैंडल नहीं किया, तो उसकी वजह से प्रोग्राम जो है वो हमारा रुक जाता है, प्रोग्राम हमारा क्रैश हो जाता है। तो ये रन टाइम एरर होता है, यानी प्रोग्राम आपका स्मूथली चल रहा है और किसी एक पॉइंट के ऊपर आके, पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आके, जिसको हमने ज़हन में नहीं रखा था प्रोग्रामिंग करते हुए, आपका प्रोग्राम जो है वो क्रैश कर देता है, एरर दे देता है, तो वो रन टाइम एरर होता है। ये हमारे पास थे बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स, जिसको हमें सबसे पहले जो है वो सीखना, अंडरस्टैंड करना जो है वो ज़रूरी था। अच्छा, अब उसके बाद आ जाते हैं कि पाइथन को स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास जो है वो मेन हमारा गोल ही यही है कि हम जो है वो पाइथन सीखनी है आज। और पाइथन जो है वो है क्या? पाइथन हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज है और ये इंटरप्रेटर को यूज़ करती है। सबसे ज़्यादा रीडेबल लैंग्वेज अभी तक है। जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अभी तक आज मौजूद हैं, उनमें पाइथन जो है वो सबसे ज़्यादा आसान इन टर्म्स ऑफ रीडेबिलिटी है। इन टर्म्स ऑफ रीडेबिलिटी कि आप बहुत आसानी से उसको जो है वो पढ़ सकते हो, कोड को समझ सकते हो, तो वो हमारे पास पाइथन है। अच्छा, 1991 के अंदर जो है वो इसका जो है वो फर्स्ट वर्ज़न जो है वो रिलीज़ हुआ था और ये दोनों प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और फंक्शनल प्रोग्रामिंग दोनों को कवर करती है। अच्छा, इसके कई सारे वर्ज़न जो है वो रिलीज़ हो चुके हैं। पहले 1991 के अंदर जो है वो इसका एक वर्ज़न रिलीज़ हुआ था। देन जो है वो फिर आगे चलते रहे एंड देन पाइथन का वर्ज़न 2 आया एंड करंटली जो है वो पाइथन का वर्ज़न 3 मार्केट के अंदर चल रहा है। अच्छा, पाइथन जो है वो ओपन सोर्स लैंग्वेज है। इसको कोई कंपनी ओन नहीं करती है, जैसे आपके पास जो है वो सी शार्प है, सी लैंग्वेजेज़ हैं, ये इसको माइक्रोसॉफ्ट ओन करता है। उसी तरीके से पाइथन को कोई ओन नहीं करता, ये ओपन सोर्स है। इसकी पूरी एक कम्युनिटी है डेवलपर्स की जो इसको मेंटेन करती है। इसके अंदर जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन करती है, इसके अंदर कोई चेंजेस करनी है, कोई चीज़ नई लेकर आनी है, कोई पुरानी चीज़ को ख़त्म करना है, वो सारा जो है वो ये कम्युनिटी देख रही होती है। तो एक बहुत बड़ी डेवलपर्स की कम्युनिटी है जो कि इसको देख रही होती है। तो इसी वजह से पाइथन की जो कम्युनिटी है, पाइथन प्रोग्रामर्स की, पाइथन डेवलपर्स की, वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो आपको अगर लेट्स सपोज़ कोई भी इश्यू आता है पाइथन से रिलेटेड, तो आपके पास जो है वो फ्री हैंड है, बहुत बड़ी कम्युनिटी है, आप जो है वो उसके अंदर जाके सर्च करके अपने आंसर्स जो है वो देख सकते हो। अच्छा, पाइथन के यूजेस हमारे पास किस-किस चीज़ के लिए हैं? पाइथन को हम वेब डेवलपमेंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। पाइथन को हम डेटा साइंस के अंदर, मशीन लर्निंग के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, ऑटोमेशन के अंदर, स्क्रिप्टिंग के अंदर, ये जो है वो इसके मेन कुछ यूजेस हैं, जहाँ पर पाइथन जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं।
अच्छा डे 2 के एंड के ऊपर जो है वो मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूँगा कि आपने पाइथन अब सीख ली है और अब आपको आगे जिस फ़ील्ड के अंदर जाना है, तो आपको फ़र्दर और क्या-क्या सीखना पड़ेगा पाइथन के साथ कि आप उस फ़ील्ड के अंदर जो है वो जा सको। अच्छा, पाइथन क्यों सीखनी चाहिए? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये आ जाता है, क्यों हम भाई सी प्लस प्लस क्यों नहीं सीख लेते? हमें जावास्क्रिप्ट से क्यों स्टार्ट नहीं करना चाहिए? हमें सी लैंग्वेज क्यों नहीं सीखनी चाहिए? इसके अंदर जो है वो बहुत ही इंडस्ट्री के अंदर जो है वो ये समझ लो कि बहुत बड़ी इसकी बहस चल रही है कि आपको जो है वो कौन-सी लैंग्वेज पहले स्टार्ट करनी चाहिए। एज़ अ बिगिनर जो है वो आपको कौन-सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए। कुछ कहते हैं पाइथन, कुछ जो है वो सी, कुछ सी प्लस प्लस, कुछ जावा। तो कई सारे हमारे पास जो है वो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, कई सारे ओपिनियंस हैं। तो पाइथन क्यों सीखनी चाहिए उसका मैं आंसर दे देता हूँ। पाइथन आप इसलिए सीखो कि भई रीडेबिलिटी इसके अंदर सबसे ज़्यादा आसान है, क्योंकि इसका सिंटैक्स सबसे आसान है। इसको लिखना, इसको राइट करना इसके अंदर कोड को, ये बहुत ज़्यादा ईज़ी है। अच्छा, वर्सेटाइल है, एक लैंग्वेज आपने सीखी है, आप उसको वेब पे भी यूज़ कर रहे हो, आप उसके साथ डेटा साइंस भी कर रहे हो, आप उसके साथ एआई और मशीन लर्निंग भी कर रहे हो, आप उसके साथ जो है वो स्क्रिप्टिंग भी कर रहे हो, आप ऑटोमेशन वाले टास्क भी परफ़ॉर्म कर रहे हो। ये इतनी ज़्यादा वर्सेटैलिटी अभी तक किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर नहीं आई है कि आप एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हुए इतनी ज़्यादा डोमेन्स के अंदर जो है वो काम कर सको। से थर्ड आपके पास आ जाता है कम्युनिटी सपोर्ट। कम्युनिटी सपोर्ट जो है वो पाइथन का बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। आप स्टैक ओवरफ्लो हो गया, रेडिट हो गया, आप इनके ऊपर जाके अब अगर पाइथन के हवाले से सर्च करोगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी कम्युनिटी जो है वो कितनी बड़ी है। इसी तरीके से क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म कंपैटिबिलिटी भी है कि आपने एक पाइथन का प्रोग्राम बनाया है, अब आप उसको किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चाहो रन करोगे, वो जो है वो रन हो जाएगा, उसके अंदर कोई एरर नहीं आएगा। तो ये तो हमारे पास थे भई पाइथन जो है वो हमें क्यों सीखनी चाहिए। अच्छा, अब हम करते हैं भई पाइथन को स्टार्ट करना है, सबसे पहले बेसिक सिंटैक्स और किस तरीके से जो है वो हमें पाइथन के अंदर करना है, उसको हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले पाइथन को स्टार्ट करने से पहले हमें पाइथन अपने सिस्टम में डाउनलोड करनी पड़ेगी। उसको डाउनलोड करने का क्या तरीका है, आप पाइथन की ऑफ़िशियल वेबसाइट के ऊपर जाओगे, गूगल पे सर्च करोगे पाइथन, आपको जो है वो उसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट सबसे टॉप पे आ जाएगी। वहाँ से जाके आपने पाइथन का लेटेस्ट वर्ज़न डाउनलोड करना है। वहाँ पे पूरी इंस्ट्रक्शंस गिवन है, आपने उसको डाउनलोड किया एंड उसको एग्ज़ीक्यूट कर दिया। अच्छा, जब अगर आपने डाउनलोड करने के बाद आपको चेक करना है कि पाइथन मेरे सिस्टम में इंस्टॉल हुई है या नहीं हुई है, तो वो किस तरीके से करेंगे, उसको भी मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा देता हूँ। अच्छा, ये चीज़ डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि ये चीज़ चेक करने के लिए कि पाइथन मेरे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल है या नहीं है, मैं सिंपल जो है वो अपने कंप्यूटर पे आके टर्मिनल ओपन कर दूँगा। जैसे ही मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ, मुझे एक कमांड लिखनी है, एक स्टेटमेंट है, एक कमांड है, मैं उसको टाइप करूँगा। वो है मेरे पास पाइथन हाइफ़न वर्ज़न। इसके रिज़ल्ट के अंदर अगर मेरे पास पाइथन का वर्ज़न आ जाता है, तो इसका मतलब है कि मेरे सिस्टम में पाइथन सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुकी है। और अगर इस कमांड को रन करने के बाद आपके पास कोई एरर आता है, तो इसका मतलब है कि आपके सिस्टम में पाइथन सही से इंस्टॉल नहीं हुई है, आपको इसको रीइंस्टॉल करना पड़ेगा। तो लेट्स रन हियर। तो मैंने जैसे ही ये कमांड चलाई तो मेरे पास जो है वो इसका वर्ज़न आ गया कि मेरे सिस्टम में करंटली पाइथन 3.11.5 इंस्टॉल्ड है। अच्छा, पाइथन जो है वो हमारे पास इंटरैक्टिव मोड के साथ आता है। यानी ज़रूरी नहीं है कि आप इसके लिए कोई आईडीई डाउनलोड करो या आप कुछ करो। अगर आपको चेक करना है, आप बिगिनर हो, आपको कुछ कमांड्स जो हैं वो एग्ज़ीक्यूट करनी है, तो आप उनको जो है वो सिंपल टर्मिनल के ऊपर या अपने कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर भी रन करके देख सकते हो। वो किस तरीके से होगा? लेट्स सपोज़ जस्ट अ सेकंड। उसके लिए हमें करना ये होगा कि अपने कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर आकर मैं पाइथन लिखूँगा। अब जैसे ही मैंने पाइथन लिखा है,
तो मेरे कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर, मेरे टर्मिनल के अंदर पाइथन का एक छोटा-सा एनवायरनमेंट, इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट जो है वो ओपन हो गया है। अब मैं यहाँ पर जो भी कोड करूँगा पाइथन का वो एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बिल्कुल सिंपल लिखता हूँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड, फौरन आउटपुट आ गया। तो ये हमारे पास जो है वो चेक करने के लिए, पाइथन को चेक करने के लिए, या अगर आपको छोटी-मोटी टास्क परफॉर्म करने हैं, तो आप इसके ऊपर भी जो है वो उसको कर सकते हो। अच्छा, इससे एग्ज़िट किस तरीके से करना है, कंट्रोल ज़ेड करके आप विंडोज़ के ऊपर जो है वो इसको एग्ज़िट कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले अब आ जाते हैं हम कि भाई पाइथन का हमें प्रोग्राम लिखना है, सबसे पहला हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए एक आईडीई, एक एडिटर, एक आईडीई रिक्वायर्ड होगा जिसके ऊपर हम जो है वो पाइथन का प्रोग्राम कर रहे होंगे। तो आप अपनी पसंद का कोई भी आईडीई, कोई भी टेक्स्ट एडिटर पाइथन में कोड करने के लिए यूज़ कर सकते हो। इस वक़्त करंटली मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर जुपिटर नोटबुक मेरा आईडीई है, विजुअल स्टूडियो कोड, और उसके अंदर जो पाइथन के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ जुपिटर नोटबुक। आप उसकी जगह जो है वो गूगल कोलैब भी यूज़ कर सकते हो। आप कोई ऑनलाइन कंपाइलर, ऑनलाइन पाइथन का इंटरप्रेटर भी यूज़ कर सकते हो। आप एटम, सबलाइम टेक्स्ट या पाइचार्म, कोई भी टेक्स्ट एडिटर आप यूज़ कर सकते हो। सिंपल काम ये है कि आपने जो भी फाइल बनानी है, डॉट पाई के एक्सटेंशन के साथ बनानी है, एंड आपने उसको जो है वो रन कर देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है वो हम कोड लिखते हैं। मैंने लिखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड। पाइथन के अंदर मुझे अगर कोई चीज़ अपने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करानी है, किसी चीज़ का जो है वो आउटपुट चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास जो है वो प्रिंट की स्टेटमेंट है, प्रिंट का फंक्शन है। ये क्या करेगा, इसको जो भी चीज़ मैं दे रहा हूँ, वो इसको प्रिंट कर देगा, वो इसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देगा। अब मैं इसको जैसे ही यहाँ पे रन करता हूँ, यहाँ पर मेरी स्क्रीन के ऊपर फौरन हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। इसी तरीके से अगर मैं कुछ और यहाँ पर जो है वो लिखता हूँ, लेट्स सपोज मैंने कहा हेलो पाइथन करके मैंने लिखा, जैसे ही वो रन होगा वो चीज़ प्रिंट हो जाएगी। अच्छा, अब आप यहाँ पर हम इसको सिंगल कोट्स के अंदर भी लिख सकते हैं, या अगर आप चाहो तो आप इसको डबल कोट्स के अंदर भी लिख सकते हो। इसके अंदर जो है वो कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपको सिंगल कोट में ही लिखना है या आपको डबल कोटेशन के अंदर लिखना है। आप दोनों तरीके से जो है वो प्रिंट के अंदर स्टेटमेंट्स को लिख सकते हो जो हमें प्रिंट करवानी है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा कमेंट्स का। प्रोग्रामिंग के अंदर, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर जो है ये कमेंट्स यूज हो रहे होते हैं। ये होते क्या हैं कि इसके अंदर हम कोड के अंदर कोई चीज़ मुझे अपनी आसानी के लिए लिखनी है और मैं ये चाहता हूँ कि ये चीज़ एग्जीक्यूट ना हो, ठीक है, ये इसका कोई इफेक्ट जो है वो मेरे प्रोग्राम पे ना पड़े, ये बस मैं अपनी आसानी के लिए कि मैं इसको बाद में जब देखूं प्रोग्राम को तो मुझे समझ आ जाए कि ये क्या चीज़ मैंने लिखी थी। तो उसके लिए अपने आप को समझाने के लिए या किसी और को एक्सप्लेन करने के लिए हम कमेंट्स यूज करते हैं। यानी कमेंट्स हमारे पास वो पीस ऑफ कोड होता है जो एग्जीक्यूट नहीं होता। जब एग्जीक्यूशन हो रही होती है प्रोग्राम की तो वो इग्नोर हो जाता है। हमारे पास दो टाइप्स के कमेंट्स होते हैं। एक हमारे पास है सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट के अंदर हम जो हैश का सिंबल है वो यूज करते हैं और इसके बाद में जो भी एक लाइन के अंदर लिखूंगा वो कमेंट हो जाएगा, यानी उसको ये मेरा प्रोग्राम प्रिंट नहीं करेगा, उसको ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। आप अगर गौर से देखोगे तो इसके अंदर कलर के अंदर भी जो है वो ये हमें पता चल रहा है कलर से कि इसने इसको कमेंट्स को जो है वो ग्रीन कलर कर दिया है यहाँ पर। तो ये सारे जो है वो हमारे पास कमेंट्स हैं। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास हेलो वर्ल्ड आ जाता है। लेट्स सपोज मैं अगर इसको भी कमेंट कर देता हूँ तो अब मेरे पास कोई भी आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि मैंने अपना सारा का सारा कोड कमेंट किया हुआ है। तो ये हमारे पास जो है वो कमेंट का बेनिफिट है कि अगर मुझे कोई चीज़ जो है वो एग्जीक्यूट नहीं करवानी है या मैंने जो है वो कोई अपनी आसानी के लिए कोई चीज़ लिखी है तो हम उसको कमेंट्स के अंदर लिखते हैं। जिस तरीके से हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट्स हैं उसी तरीके से हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट्स किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। सिंगल लाइन के लिए तो हम हैश यूज कर रहे थे, मल्टी लाइन के लिए हमारे पास जो है वो ये ट्रिपल कोट हो गया
या ये डबल कोट्स जो है वो 3 बार, इस तरीके से हम इनको यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे पास जो है वो मल्टी लाइन कमेंट की एग्ज़ाम्पल है। इसको मैंने एग्जीक्यूट किया तो मेरे पास जो है वो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया एंड ये जितना भी एरिया था वो मेरे पास कमेंट हो गया। लेट्स सपोज अगर इसको हम थोड़ा सा और देखते हैं, देखें तो मैं यहाँ पर एक और स्टेटमेंट लिख देता हूँ एंड यहाँ पर मैं एक और थर्ड स्टेटमेंट भी लिख देता हूँ। अब मुझे इसको अगर ट्रिपल कमेंट करना है तो मैंने कहा यहाँ पर मैंने 3 कोट्स लगाए एंड जहां पर मुझे खत्म करना है, लेट्स सपोज मैंने कहा ये मुझे 2 लाइनें कमेंट करनी थी, तो यहाँ पर मैंने जाके ट्रिपल कमेंट्स लगा दिए। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये पूरा का पूरा जो पीस ऑफ कोड है मेरा, ये कमेंट हो गया है और अब इसको रन करने से, इस प्रोग्राम को रन करने से मेरे पास इनका आउटपुट नहीं आएगा, सिर्फ हेलो पाइथन आ रहा है। ये दोनों लाइंस जो है वो अब कमेंट हो गई हैं। तो ये हमारे पास जो है वो मल्टी लाइन कमेंट्स हैं। अच्छा, यहाँ तक जो है वो जितनी भी जो बेसिक चीज़ें थी पाइथन को स्टार्ट करने के लिए, वो जो है वो मैंने कवर की हैं। तो यहाँ पर जो है वो मैं 10 मिनट या 5 मिनट का जो है वो एक छोटा-सा लेट्स सपोज़ ब्रेक हम ले लेते हैं कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, यहाँ तक जितना भी अभी हमने डिस्कस किया है, उससे रिलेटेड अगर किसी की कोई क्वेरी है, तो वो जो है वो चैट सेक्शन के अंदर पूछ सकता है। अच्छा, केस सेंसिटिव का एक क्वेश्चन आया कि क्या पाइथन केस सेंसिटिव है? यस, पाइथन इज केस सेंसिटिव। यहाँ पर आप स्मॉल के अंदर इन लोअर केस और अपर केस के अंदर जो दोनों चीजें लिखोगे वो टोटली डिफरेंट होंगी। अच्छा, जो लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर्स की जो एग्जांपल्स हैं, ये जब हम कोड कर रहे होंगे तब आपको जो है वो ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं उस वक्त आपको जो है वो ये डेमोन्स्ट्रेट कर दूंगा कि यहाँ पर देखो लॉजिकल एरर किस तरीके से काम कर रहा है, रन टाइम एरर जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है। अच्छा, ये एक सवाल हुआ है कि रन टाइम एरर, क्या ये 1/0 रन टाइम एरर है? नहीं, ये रन टाइम एरर नहीं है, ये लॉजिकल एरर है आपका। अच्छा, ये पाइथन किस तरीके से इंस्टॉल हुई है या नहीं हुई है, ये चेक करने के लिए ये मैंने आपको बताया था कि आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाके अपने टर्मिनल के अंदर जाके आपने सिर्फ एक कमांड लिखनी है, पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन, पाइथन स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन। तो इससे जो है वो हमारे पास उसका वर्जन आ जाता है और अगर उसका वर्जन नहीं आया, कोई एरर आया, तो इसका मतलब है कि पाइथन इंस्टॉल्ड नहीं है। पाइथन जो है वो बिल्कुल बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पे वेब के अंदर यूज हो सकती है एंड जो इसके लिए टेक्स्ट एडिटर कौन सा बेस्ट है, ये सारा डिपेंड करता है आपकी अपनी पर्सनल चॉइस के ऊपर। यानी मेरी अपनी चॉइस ये है कि भाई मुझे जो है वो वीएस कोड सबसे ज़्यादा पसंद है क्योंकि मैं 5 साल से उसी के ऊपर कोड कर रहा हूँ, मुझे कोई और जो है वो एडिटर समझ नहीं आता। अब लेट सपोज कोई और होगा, वो कहेगा भाई गूगल कोलैब जो है वो पाइथन के लिए सही है, कोई कहेगा भाई पाइचार्म यूज करो। तो ये सारा आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप हर एक को ट्राई करो, आपको जो बेटर लगे आप उसको यूज कर सकते हो। ओके, यहाँ से अब जो है वो हम वापस स्टार्ट करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन है वो है पाइथन के अंदर वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। अच्छा, वेरिएबल्स, सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो बुनियादी कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग का, और अगर किसी के जहन में ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो आप भले जितना मर्जी प्रोग्राम कर लो, आप जो है वो एट द एंड आप कहीं ना कहीं आके जो है वो फंस जाते हो इसी चीज के ऊपर कि यार मेरा प्रोग्राम के अंदर हो क्या रहा है, कि किस तरीके से चीजें चल रही हैं, मेमोरी के अंदर क्या चल रहा है, अगर आपको ये वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। वेरिएबल्स क्या होते हैं?
वेरिएबल्स प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास एक तरीके से आप समझ लो कि ये कंटेनर्स हैं, मेमोरी कंटेनर्स हैं। मेमोरी को स्टोर करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए हमारे पास एक खास किस्म के कंटेनर्स हैं जहां पर हमारा डेटा स्टोर हो जाता है। ये वेरिएबल है। आप इसको ये समझ लो कि ये छोटे से डब्बे बने हुए मेमोरी के अंदर, और वो डब्बा, एक डब्बा जो है वो वेरिएबल कहलाता है, और उस एक बॉक्स के अंदर, एक ब्लॉक के अंदर जो है वो मेरा एक डेटा सेव हो जाता है। ठीक है। पाइथन के अंदर हम किस तरीके से वेरिएबल क्रिएट करेंगे, इसका बिल्कुल ही आसान सिंटेक्स है। आपने वेरिएबल का नाम लिखा और इक्वल टू करके उसको क्या वैल्यू देनी है ये आपने लिख दिया। वेरिएबल नेम इक्वल टू और उसके आगे उसकी वैल्यू। तो इस तरीके से जो है वो मेरे पास एक वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने जो है वो कोड के अंदर माय वेरिएबल के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट किया है और उसको जो वैल्यू असाइन किया है वो है 10। और जैसे ही मैं अब वेरिएबल को प्रिंट किस तरीके से करेंगे, वेरिएबल को जब भी हम प्रिंट करते हैं तो विदाउट एनी कोटेशन, ना ही हम उसके अंदर सिंगल कोट यूज करेंगे ना ही डबल कोट यूज करेंगे, एज इट इज उसको जो है वो प्रिंट के अंदर लिख देंगे तो मेरा वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो उठा कर ले आएगा और उसको प्रिंट कर देगा। जैसे मैंने इसको रन किया तो मेरे वेरिएबल के अंदर वैल्यू थी 10, उसने आके इसको प्रिंट कर दिया 10। ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पर सिंगल कोट्स के अंदर लिख देता हूं तो क्या होगा, वो इसको एज अ टेक्स्ट जो है वो ट्रीट करेगा, वो समझेगा कि ये एक टेक्स्ट है तो ये इसको एज इट इज प्रिंट कर देगा। लेकिन जब वेरिएबल है तो वेरिएबल एज अ टेक्स्ट आपको उसको ट्रीट नहीं करवाना है, आपको उसको एज अ वेरिएबल ट्रीट करना है। तो वेरिएबल को हम हमेशा विदाउट एनी कोटेशन यूज कर रहे होंगे। अच्छा, इसकी लेट सपोज मैं वैल्यू यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, 108 कर देते हैं। मैंने इसको रन किया तो ये यहाँ पर रन हो जाएगा। वेरिएबल की एक खास बात ये है कि आप इसको रीअसाइन कर सकते हो, यानी एक ही वेरिएबल है मैंने बनाया और मैंने इसकी चेंज कर दी। लेट सपोज मैंने इसको 98 कर दिया और मैं इसको फिर से जब प्रिंट करूंगा तो अब क्या होगा, मेरे पास सबसे पहले वेरिएबल के अंदर जो थी वो थी 108, देन मैंने उसको चेंज करके क्या किया 98। तो पहले तो 108 प्रिंट हो जाएगी, देन 98 आ जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास जो वैल्यू थी वो थी 108, दूसरी बार मैंने उसको क्या असाइन कर दिया, 98 असाइन कर दिया, तो मेरे पास वो वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, यानी ये वैल्यूज जो है वो चेंज हो सकती हैं। अच्छा, एक बात मैंने आपको बताई थी कि वेरिएबल के अंदर हम डेटा स्टोर कर रहे हैं, तो अब डेटा की कितनी टाइप्स हैं। अगर हम बिल्कुल जनरल लेवल के ऊपर जाके बात करें तो डेटा हमारे पास बहुत ज्यादा टाइप्स के अंदर होता है। हमारे पास स्ट्रक्चर्ड डेटा है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, हमारे पास कई सारी टाइप्स जो है वो डेटा की निकल आएंगी। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली पाइथन को सामने रखते हुए बात करें कि पाइथन के अंदर हमारे पास डेटा की कितनी टाइप्स हैं एट बिगिनिंग, ठीक है, जब हम एडवांस लेवल के ऊपर जाएंगे तो हम इसकी जो है वो दूसरी टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे। बिगिनिंग के अंदर हमारे पास जो है वो 4 हम मेन टाइप्स को हम देख रहे हैं। एक आपके पास है इंटीजर। इंटीजर हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू होती है जिसके अंदर कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होता, कंप्लीट न्यूमेरिक वैल्यू विदाउट एनी डेसिमल पॉइंट, ये हमारे पास इंटीजर वैल्यू होती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है वो एक वैल्यू होती है फ्लोट, एक डेटा टाइप है फ्लोट। फ्लोट क्या है, जो डेसिमल वैल्यूज होती हैं कि उसके अंदर जो है वो हम उसको फ्लोट के अंदर हमारे पास डेसिमल वैल्यूज होती हैं। ठीक है, मैं जितनी भी डेसिमल वैल्यूज हैं अगर मुझे वो असाइन करनी है, वो अपने प्रोग्राम में यूज करनी है तो मैं उसको फ्लोट कंसिडर करूंगा। स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है। स्ट्रिंग क्या है, हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स होता है। कैरेक्टर्स के अंदर हमारे पास सब कुछ आ गया, हमारे पास जो है वो अल्फाबेट्स भी आ गए, नंबर्स भी आ गए, स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ गए, वो सारी चीजें मैं मिला के लिख देता हूँ तो वो स्ट्रिंग बन जाता है। तो स्ट्रिंग आपका नॉर्मल एक टेक्स्ट है, उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। स्ट्रिंग को आप जो है वो सिंगल कोट और डबल कोट दोनों के अंदर लिख सकते हो। यहाँ पर मैं अगर इसको जो है वो इसकी सेकेंड एग्जाम्पल लिखूं तो आप इसको सिंगल एंड डबल कोट दोनों के अंदर लिख सकते। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास एक टाइप है बुलियन। बुलियन हमारे पास वो टाइप होती है जो वो सिर्फ 2 वैल्यूज रखती है अपने पास, या तो ट्रू या फॉल्स। आइदर उसके अंदर जो है वो वैल्यू होगी ट्रू होगी या उसकी वैल्यू जो है वो फॉल्स होगी। तो ये 2 वैल्यूज जो है वो उसके पास होती हैं।
तो मेनली हम जो है वो इन 4 डेटा टाइप्स को यूज़ करते हुए जो है वो सारा काम कर रहे होते हैं। हाँ, लेकिन जब हम एडवांस लेवल के ऊपर जाएँगे तो हम वहाँ पे कुछ और डेटा टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, अगर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये देखो ये इंटीजर की वैल्यू थी, इसने 42 प्रिंट कर दिया। जो फ्लोट थी उसके अंदर डेसिमल आ गया। स्ट्रिंग के अंदर जो है वो एज इट इज जो मैंने इसको टेक्स्ट दिया था वो उसने प्रिंट कर दिया। एंड बुलियन के अंदर मैंने उसको ट्रू दिया था तो उसने ट्रू प्रिंट कर दिया। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू चेंज करके फॉल्स कर देता हूँ, तो ये यहाँ पर फॉल्स प्रिंट करेगा। अच्छा, यहाँ पर एक थोड़ा सा जो है वो आपके लिए चैलेंज है, आपको खुद सोचना है कि अगर मैं फ्लोट वेरिएबल के अंदर, अभी तो हम डेटा टाइप्स की बात नहीं कर रहे, मैं इसको जो है थोड़ा सा बाद में लेकर आता हूँ कि लेट्स सपोज मुझे फ्लोट डेटा टाइप है और उसके अंदर विदाउट एनी डेसिमल पॉइंट की कोई मैंने वैल्यू दी है, तो क्या होगा, इसको जो है वो हम आगे देखते हैं भी। अच्छा, रूल्स क्या होंगे पाइथन के एक वेरिएबल को नेम करने के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रोग्रामिंग के अंदर कि आप वेरिएबल को किस तरीके से नेम कर रहे हो। अच्छा, पाइथन के अंदर आपको कुछ सर्टेन रूल्स जो है वो फॉलो करने हैं वेरिएबल को नेम करने के लिए, वेरिएबल का नाम रखने के लिए। वेरिएबल के नेम के अंदर आप लेटर्स यूज कर सकते हो, आप नंबर्स यूज कर सकते हो और आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हो। ये 3 चीजें हम जो है वो एक वेरिएबल के नेम में यूज कर सकते हैं, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन है कि वेरिएबल का नाम हमेशा हमेशा या तो लेटर से स्टार्ट होगा या अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। A variable name should always start with a letter or an underscore। वो न्यूमेरिक या नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, आपका प्रोग्राम उसी वक्त जो है वो एरर दे देगा। अच्छा, नॉर्मली जो है वो हमारे पास इंडस्ट्री के अंदर 3 तरीके से जो है वो वेरिएबल के नेम किए जाते हैं, उसको हम केस बोलते हैं। एक होता है कैमल केस, जिसके अंदर जो फर्स्ट वर्ड होता है वो कंप्लीट स्मॉल के अंदर होता है एंड बाकी जो है वो हर वर्ड का फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल। फिर एक हमारे पास होता है पास्कल केस, उसके अंदर हर वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होता है। और एक होता है हमारे पास स्नेक केस वेरिएबल, और उसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास सारे वर्ड्स जो हैं वो लोअर केस के अंदर होते हैं और हर वर्ड जो है वो सेपरेटेड होता है विद एन अंडरस्कोर। ये 3 जो है वो केसेस चलते हैं, आप इसमें से कोई भी जो है वो यूज करो, आप मल्टीपल इनको मिला जुला के यूज करो, ये बिल्कुल जो है वो ओके है, इसके अंदर कोई इशू नहीं है। अच्छा, यहाँ पर मैं वो डेमोस्ट्रेट कर देता हूँ कि अगर आप जो है वो कोई गलत वेरिएबल का नाम देते हो तो क्या होगा। लेट सपोज मैंने कहा माय वेरिएबल इज इक्वल टू 10 और मैंने इसको प्रिंट कर दिया माय वेरिएबल को, तो अभी ये जो है वो बिल्कुल सही चलेगा एंड इसका रिजल्ट आ गया मेरे पास कि इसके अंदर 10 स्टोर हुआ है। और अगर मैं वेरिएबल का नाम चेंज कर देता हूँ यहीं पे जो है वो मैं इसके अंदर स्टार्ट के अंदर, तो अगर आप देखोगे तो मेरे आईडीई के अंदर ही सबसे पहले तो उसने बता दिया कि ये गलत है, कुछ तो एरर है, उसने रेड कर दिया उसको, ठीक है, उसने अंडरलाइन कर दिया। लेकिन मैं इसको रन करके देखता हूँ, अब जैसे ही मैंने इसको रन किया उसने क्या दिया है, इनवैलिड डेसिमल लिटरल, यानी वो समझ रहा है कि ये जो है ना वो एक अलग से कोई वैल्यू है, ये उस वेरिएबल का पार्ट कंसीडर ही नहीं कर रहा। वो कह रहा है कि ये कोई वैल्यू है लेकिन इस वैल्यू का करना क्या है ये उसको समझ नहीं आ रहा, तो ये उसने जो है वो रिटर्न कर दिया है। अच्छा, अगर मैं स्टार्ट के अंदर अंडरस्कोर लगा देता हूं तो ये मेरे पास चल जाएगा। इसी तरीके से मैं एक बार फिर से उसको डेमोस्ट्रेट कर देते हैं कि ये स्टार्टिंग के अंदर जो है वो मैंने न्यूमेरिक वैल्यू दी है इनवैलिड डेसिमल लिटरल, ठीक है। आप स्टार्टिंग के अंदर अंडरस्कोर लगा सकते हो, आप स्टार्टिंग के अंदर जो है वो अल्फाबेट लगा सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग के अंदर जो है वो नंबर नहीं आ सकता। हाँ, एंड के अंदर लेट्स सपोज अगर मैं चाहता हूँ तो यहाँ पर माय वेरिएबल 1 करके मैंने लगा दिया, कोई इशू नहीं है, मेरा प्रोग्राम बिल्कुल सही चलेगा, आउटपुट भी बिल्कुल सही का। अगर मुझे चेक करना है कि मेरे वेरिएबल के अंदर कौन सी डेटा टाइप का वो वैल्यू स्टोर हुई हुई है तो वो किस तरीके से होगी, तो पाइथन के अंदर हमारे पास एक फंक्शन है टाइप के नाम से, उसके अंदर मैं उसको वेरिएबल का नाम देता हूं और वो मुझे रिटर्न कर देता है कि भाई इस वेरिएबल के अंदर इस डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर हुई हुई है।
मैंने यहाँ पर रन किया, मैंने इसको इंटीजर वैल्यू दी हुई है, मैं जब इसको रन करूंगा तो ये मेरे पास इंटीजर उसने रिटर्न कर दिया कि इस वेरिएबल की जो डेटा टाइप है वो क्या है, इंटीजर है। लेट्स सपोज इसी को मैं चेंज करता हूँ, इसको मैंने जो है वो फ्लोट कर दिया, डेसिमल लगा दिया, तो मैं ऑटोमेटिकली जो है वो फ्लोट बन जाएगा, मेरे पास फौरन आ गया कि ये क्या है, फ्लोट है। इसी तरीके से लेट सपोज इसको मैं जो है वो कन्वर्ट कर देता हूँ इन स्ट्रिंग, मैंने इसको एक स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब जब मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा str, यानी ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है। तो इस तरीके से मैं अपने वेरिएबल की डेटा टाइप को भी चेक कर सकता हूँ कि मेरे वेरिएबल की डेटा टाइप कौन सी है। सिंपल हमारे पास जो है वो टाइप का फंक्शन है जिसके थ्रू मैं उसकी डेटा टाइप को चेक कर सकता हूँ। अच्छा, ज़ाहिर है हम हर बार जो है वो वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू रखेंगे, जो उसको वैल्यू असाइन करेंगे, वो खुद नहीं करेंगे। एक प्रोग्राम आपको उसी वक्त सक्सेसफुल होता है, आपकी एक एप्लीकेशन, आपका एक सॉफ्टवेयर, आपका एक प्रोग्राम उसी वक्त कामयाब है जब वो यूजर से भी बात करेगा। ठीक है, ज़ाहिर है सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि एक प्रोग्रामर और कंप्यूटर आपस में बात कर रहे हैं, यानी प्रोग्रामर बोल रहा है कि भाई ये कर दो, कंप्यूटर करके दे देगा। यूजर का भी उसके अंदर कोई इनपुट होगा, यूजर से भी कोई चीज लेनी है। तो यूजर से प्रोग्रामिंग के अंदर जो है वो हम इनपुट किस तरीके से लेंगे, तो पाइथन में यूजर से इनपुट लेने के लिए हमारे पास इनपुट का फंक्शन है। इनपुट के अंदर मैं टेक्स्ट लिखूंगा, वो टेक्स्ट शो होगा कि ये इनपुट जो है वो पाइथन यूजर से रिक्वायर्ड है। मैंने जैसे यहाँ पर लिखा एंटर अ वैल्यू, और मैंने नीचे इसको प्रिंट करा दिया कि यूजर जो भी एंटर करेगा वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। मैंने कहा यूजर एंटर्ड, और कॉमा के बाद मैंने उसका वेरिएबल दे दिया। इसको मैं रन करता हूं तो यहाँ पर मेरे पास टॉप के अंदर आप जो भी आईडी यूज कर रहे होगे, लेट सपोज आप लोगों के यहाँ अगर आप जो है वो थॉनी को यूज कर रहे हो तो वहां पर जो है वो अलग तरीके से आपके पास आ रहा होगा। मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ 10, मैंने 10 एंटर किया और यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आ गई कि यूजर एंटर्ड 10, यानी यूजर ने जो वैल्यू एंटर की है वो कौन सी है, 10 है। लेट सपोज मैं इसको चेंज कर देता हूँ, एंटर योर नेम, ठीक है, और मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया है, मैंने कहा यूजर नेम। अब मैंने इसको रन करता हूँ, मेरे पास आ गया ये देखो एंटर योर नेम, यहाँ पर वो टेक्स्ट आ गया जो मैंने इसको इनपुट के फंक्शन के अंदर दिया था, ताकि यूजर को पता चल सके कि उसने क्या एंटर करना है, उससे क्या चीज रिक्वायर्ड है, उससे क्या चीज पूछी जा रही है। तो यहाँ पर मैं अपना नाम एंटर कर देता हूँ और मैंने इसको एंटर किया तो मेरे पास जो है वो प्रिंट हो गया। तो ये हमारे पास जो है वो यूजर से इनपुट लेने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। इसके अंदर कोई जो है वो हार्ड एंड फास्ट हमारे पास रूल्स नहीं है कि आपको ये करना है, आपको जो है वो कुछ और डिफाइन करना है। सिंपल वेरिएबल इज इक्वल टू, और आपने जो है वो इनपुट का फंक्शन कॉल करके उसके अंदर टेक्स्ट दे दिया, यूजर जो भी इनपुट करेगा, यूजर जैसे ही इनपुट करेगा ये फंक्शन उस वैल्यू को इस वेरिएबल को असाइन कर देगा। ठीक है, अगर आप गौर से देखोगे तो ये फंक्शन जो है वो एक वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। वो वैल्यू कौन सी है जो उसको यूजर दे रहा है, वो वैल्यू किधर आ जाएगी, वो हमारे पास इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगी, और मैंने उस वेरिएबल को यहाँ पर प्रिंट करा दिया। तो ये हमारे पास सिंपल सा जो है वो एक तरीका है यूजर से वैल्यूज को इनपुट लेने का। अब आ जाते हैं हम टाइप कन्वर्जन के ऊपर। टाइप कन्वर्जन, मैंने अपने वेरिएबल के अंदर इंटीजर की टाइप रखी थी, लेकिन मुझे उसको कन्वर्ट करना है किसी दूसरी टाइप के अंदर, तो वो किस तरीके से होगा, इसको हम आसान लफ्जों के अंदर हम ये भी कहते हैं कि ये डेटा टाइप कन्वर्जन है, कि मैं डेटा टाइप को क्या कर रहा हूँ, कन्वर्ट कर रहा हूँ, एक डेटा टाइप से दूसरी डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके लिए लिखी हैं कि ये इंटीजर की एग्जांपल है, ये फ्लोट का वेरिएबल है। मैंने कहा कि इंटीजर वाले को क्या कर दे, फ्लोट के अंदर कन्वर्ट कर दे। ये हमारे पास जो कीवर्ड्स हैं, इंटीजर के लिए इंट, फ्लोट के लिए फ्लोट, स्ट्रिंग के लिए str, और बुलियन के लिए BOOL, ये तीन कीवर्ड्स जो है वो हम इसको बार बार यूज कर रहे होंगे। तो मैंने क्या उसको कहा कि मैंने फ्लोट के अंदर कन्वर्ट कर दे किस वेरिएबल को, इंटीजर वेरिएबल को, और स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर दे किसको, फ्लोट वेरिएबल को। अब जब मैंने यहाँ पर दोनों को प्रिंट भी कराया और साथ साथ उनकी टाइप्स भी डिस्प्ले की हैं, तो जैसे यहाँ पर मैं इसको रन करूंगा तो जो मेरा इंटीजर वेरिएबल था वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया है, अब फ्लोट के अंदर, और यहाँ पर उसकी टाइप शो हो रही है कि वो भाई सक्सेसफुली फ्लोट के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। इसी तरीके से जो फ्लोट की वैल्यू थी मेरी,
उसको हमने किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रिंग के अंदर। कैसे पता चला, मैंने यहाँ पर टाइप के फंक्शन से जो है वो उसको गेट करके देख लिया, तो मुझे इसका आइडिया हो गया कि हाँ ठीक है भाई, यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर ये कन्वर्ट हो चुका है। अगर इसको हम चेक करना चाहें कि इसकी ओरिजिनल क्या टाइप थी, तो मैं यहाँ पर जो है वो लिखता हूँ कि टाइप इंटीजर वेरिएबल, कि इंटीजर वेरिएबल की जो है वो टाइप क्या है और फ्लोट वेरिएबल की क्या टाइप है। तो स्टार्टिंग के अंदर इंटीजर वेरिएबल की टाइप इंटीजर उसने बताई, फ्लोट की फ्लोट बताई, लेकिन मैंने जब इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया तो टाइप हो गई उसकी फ्लोट, फ्लोट को मैंने कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग के अंदर तो उसने टाइप बताई उसकी स्ट्रिंग। तो इस तरीके से मैं एक डेटा टाइप से दूसरी डेटा टाइप के अंदर कन्वर्जन भी परफॉर्म कर सकता हूं। फिर हमारे पास आ जाता है कि लेट सपोज मैं कह रहा हूं कि मैं वेरिएबल जब मैं डिक्लेयर कर रहा हूं, जब मैं वेरिएबल बना रहा हूं, तो उसी वक्त मैं उसकी टाइप बता दूं कि इस वेरिएबल के अंदर भाई यही टाइप की वैल्यू जाएगी। तो वो किस तरीके से होगा, वेरिएबल कॉलन डेटा टाइप इक्वल टू वैल्यू। ये स्टेटमेंट अब मैंने फिक्स कर दिया है कि इस वेरिएबल के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू असाइन होगी, इसके अलावा अगर कोई भी मैं वैल्यू असाइन करूंगा तो वो नहीं होगी। इसको भी हम चेक कर लेते हैं। वैल्यू आ गई 5 और इसकी डेटा टाइप आ गई इंटीजर। लेट सपोज मैं इसको चेंज कर देता हूं, मैं कहता हूं 5.98। अब ये बन गई है फ्लोट। क्या ये फ्लोट वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, उसने एक्सेप्ट कर ली। रीजन क्या है, पाइथन के अंदर ये आपके पास जो है वो एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि ये डेटा टाइप्स को डायनामिकली असाइन करता है, यानी वेरिएबल को लिमिट नहीं करता कि उसकी ये टाइप होगी तो ही वो उसके अंदर आएगा, वो उसको डायनामिकली असाइन कर देता है। जो भी वैल्यू आ रही है वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, वो उसको असाइन कर देगा। तो ये चीज जो है वो वेरिएबल की टाइप को स्पेसिफाई करना, ये इतना ज्यादा कॉमनली यूज अब नहीं होता है, क्योंकि पाइथन के अंदर जो है वो इसका कोई खास फायदा नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप करना चाहो और अगर आपके पास ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आ गई है जिसके अंदर आपको फिक्स करना है तो आप उसको कर सकते हो। अच्छा, फिर हमारे पास एक छोटा सा ये कह लो शॉर्ट हैंड है कि अगर मेरे पास मल्टीपल वैल्यूज हैं और मल्टीपल वेरिएबल्स है तो मैं उसको किस तरीके से असाइन करूंगा। मैं चाहूं तो मैं इनको सिंगल सिंगल लाइन के अंदर भी असाइन कर सकता हूं। किस तरीके से, मैंने कहा a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 3। एक तरीका तो ये इसको लिखने का, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये 3 लाइंस मेरी जो है वो यूज हो रही हैं। तो मैं इसकी जगह क्या कर सकता हूं, मैं सिंगल लाइन के अंदर लिख सकता हूं। मैंने कहा a, b, c इक्वल टू 1, 2, 1, 3। तो जो फर्स्ट वैल्यू है वो फर्स्ट वेरिएबल के पास आ जाएगी, सेकेंड वैल्यू सेकेंड वेरिएबल के पास, थर्ड वैल्यू थर्ड वेरिएबल के पास। तो ये शॉर्ट हैंड है मल्टीपल वेरिएबल्स को जो है वो वैल्यूज असाइन करने के लिए। तो इसको भी आप लोग यूज कर सकते हो। अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो वही चीज आ गई आपके पास, ए के अंदर 1 है, बी के अंदर 2 एंड सी के अंदर 3। इसी तरीके से अगर एक वैल्यू है और मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, यानी मेरे पास मल्टीपल वेरिएबल्स हैं और उनको जो है वो मुझे असाइन करना है, एक वैल्यू है और वो सारे वेरिएबल्स के अंदर मैं देना चाहता हूँ। तो एक तरीका वही है जो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। मैंने कहा x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल 10 एंड z इज इक्वल टू 10। एक मेथड तो ये हो गया। अगर मैं इसको रन करता हूं तो मेरे पास वैल्यू आ गई कि तीनों के पास जो है वो 10 रखा हुआ है। लेकिन अगर दूसरा जो तरीका है हमारे पास जो कि शॉर्ट हैंड है, वो किस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। मैंने कहा x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 10। यानी 10 जो है वो z को असाइन हो जाए, जो z की वैल्यू है वो y के पास चले जाए, जो y की वैल्यू है वो x के पास चले जाए। तो इस तरीके से उसने क्या किया, एक ही वैल्यू को बाकी सारे वेरिएबल्स को भी असाइन कर दिया। इसको भी हम एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास वही आउटपुट आएगा, तीनों के पास 10 स्टोर्ड है। अच्छा, अब हमने ये देख लिया कि भाई वेरिएबल्स को प्रिंट किस तरीके से करना है। मैंने आपको ये दिखा दिया कि आप वेरिएबल्स को जो है वो किस तरीके से प्रिंट कर सकते हो।
लेकिन अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं एक ही लाइन के अंदर, एक ही स्टेटमेंट के अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स को प्रिंट करूं, तो वो किस तरीके से होगा? मैंने कहा प्रिंट, यहां पर मैंने दे दिया सबसे पहले टेक्स्ट, ये आ गया मेरा टेक्स्ट। अच्छा, ये टेक्स्ट आपके पास ऑप्शनल है, लेकिन हाँ, हम इसको मेनली यूज करते हैं ताकि रिजल्ट के अंदर, हमारे आउटपुट के अंदर पता चले कि ये किस चीज का आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो ये आ गया आपका टेक्स्ट, और कॉमा के बाद आ जाते हैं हमारे पास वेरिएबल्स, जितने भी मुझे प्रिंट कराने हैं। मैं एक कॉमा के बाद जो है वो वेरिएबल्स देता रहूंगा। जैसे यहाँ पर मैंने कहा कि ए के बाद कॉमा डाल के बी, कॉमा उसके बाद सी, 3 वेरिएबल्स आ गए। उसके बाद एक हमारे पास इसके अंदर एक पैरामीटर है, एक ऑप्शन है सेपरेटर का, SEP से अब उसको एक्सेस करोगे और वो है सेपरेटर। ये बताना होता है इसके अंदर कि इन वेरिएबल्स के दरमियान आपको इन वेरिएबल्स को सेपरेट किस चीज से करना है। जैसे अभी मैंने इसको सेपरेट किया हुआ है एक बार से, मैं इसको रन करता हूं, तो देखो ए से पहले, यानी ये कॉमा जो है ना, कॉमा रिप्लेस हो जाएगा इससे। ठीक है, आसान लफ्जों के अंदर अगर मैं बात करूं, तो ये वेरिएबल्स के बाद जो ये कॉमा लगा हुआ है, ये वेरिएबल के बाद क्योंकि नया वेरिएबल नहीं आ रहा था, इसलिए ये रिप्लेस नहीं होगा। ये दूसरा ये जो है हमारे पास जो कॉमा है, ये बता रहा है इसको कि भाई यहाँ पर जो है वो ये वाला पैरामीटर आ गया, ये वाली चीज जो है वो लगानी है। लेकिन अगर यहाँ पर हम देखें तो हर वेरिएबल से पहले जो कॉमा है उसको उसने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया इस बार से। अगर मैं इसको चाहूं तो मैं इसको सिंपल ब्लैंक स्पेस भी दे सकता हूं, तो ये स्पेस हो गया। अगर मैंने यहाँ पर स्पेस नहीं, मैंने यहाँ पर जो है वो हाइफन दे दिए, तो ये मैं इसको भी यूज कर सकता हूँ। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, आपकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर होता है कि आप जो वो किस तरीके से जो है वो सेपरेटर यूज कर सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली मैंने कहा कि भाई यहाँ पे कॉमा लगा दे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉमा आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गए थे वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स का जो है वो कॉन्सेप्ट। यहाँ तक अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो वो जो है वो चैट के अंदर पूछ सकता है। यहाँ पर जो है वो मैं 5 मिनट 5 से 7 मिनट का जो है वो एक ब्रेक ले लेता हूँ Q&A के लिए। जी बिल्कुल, एक सवाल है कि क्या फ्लोट डेटा टाइप जो है वो ऑटोमेटिकली डेसिमल पॉइंट लगाएगी अगर उसके अंदर डेसिमल पॉइंट नहीं है? तो बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर आप फ्लोट डेटा टाइप के अंदर कोई नॉन फ्लोट जो है वो वैल्यू देते हो, नॉन डेसिमल वैल्यू देते हो, तो वो उसको ऑटोमेटिकली जो है वो कन्वर्ट कर देगी। टाइप कन्वर्जन, अच्छा टाइप कन्वर्जन हमारे पास क्या है? टाइप कन्वर्जन में रिपीट कर देता हूँ कि टाइप कन्वर्जन के अंदर होता क्या है। टाइप कन्वर्जन के अंदर मैंने जो वैल्यू एक वेरिएबल के अंदर असाइन की है उसकी जो डेटा टाइप है, लेट सपोज यहाँ पर मैं इसको जो है वो कमेंट कर देता हूँ, मैं यहाँ पर एक नया कोड लिखता हूँ। मैंने कहा कि एक वेरिएबल है a और उसकी मैंने वैल्यू दी है 10। अब ये वैल्यू कौन सी है, ये है इंटीजर की वैल्यू। ठीक है, इसी तरीके से मैंने कहा b, उसको मैंने दे दिया 20। ये कौन सी है, ये भी इंटीजर है। लेट्स सपोज इसको हम जो है वो फ्लोट बना देते हैं 2.34। ठीक है, ये दो वैल्यूज को हम लेके चलते हैं। मैं इसकी टाइप्स प्रिंट कर देता हूं कि a की टाइप क्या आएगी और b की टाइप क्या आ रही है। a की टाइप उसने दे दी है इंटीजर और b की टाइप हमें मिल गई है फ्लोट। ठीक है, तो ये आ गया। अब अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है तो मैं इसको किस तरीके से कन्वर्ट कर सकता हूं? तो इसको कन्वर्ट करने के लिए मैंने कहा c इज इक्वल टू, ठीक है, मैंने एक नया वेरिएबल बना दिया और मैंने कहा कि इंटीजर को कन्वर्ट कर दे स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, मैंने इंटीजर को किस तरह कन्वर्ट करवा दिया, स्ट्रिंग के अंदर। तो उसके लिए मैंने लिखा str ताकि वो स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर सके। ये उसका हमारे पास उस डेटा टाइप का कीवर्ड है, उस डेटा टाइप को एक्सेस करने का कीवर्ड है।
और मैंने कहा डी के ऊपर मैंने दे दिया कि भाई फ्लोट जो है उसको कन्वर्ट कर दे इंटीजर के अंदर। अब टेक्निकली होना क्या चाहिए, सी तो ए नोट हो जाएगा स्ट्रिंग के अंदर, तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगी। लेकिन ये आप लोग खुद सोचो कि ये फ्लोट की वेरिएबल जब इंटीजर के अंदर कन्वर्ट होगी तो क्या चेंज होगा, एक मेजर चेंज जो है वो हमारे पास क्या दिखना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर जो है वो चैट के अंदर आंसर आया है कि आपके पास जो है वो 2 आ जाएगा। तो ये बिल्कुल ऐसा ही होगा, क्यों? क्योंकि इंटीजर जो है वो डेसिमल को एक्सेप्ट नहीं करता, तो वो डेसिमल पॉइंट और उसके बाद की जितनी भी वैल्यू है उसको इग्नोर कर देगा, उसको जो है वो छोड़ देगा, उसको जो है वो नहीं अब जो है वो एक्सेप्ट करेगा। तो जैसे ही मैं इसको करता हूँ प्रिंट, मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ, सबसे पहले सी की वैल्यू को प्रिंट कर देते हैं एंड इसके साथ साथ उसकी टाइप को प्रिंट करते हैं, और इसी तरीके से मेरे पास जो है डी एंड उसकी टाइप को। अब मैं जैसे ही इसको रन करूंगा तो ये देखो जो इंटीजर वेरिएबल था उसकी डेटा टाइप चेंज होके बन गई है स्ट्रिंग, और जो फ्लोट वेरिएबल था जिसको फ्लोट वैल्यू असाइन की थी मैंने, उसकी डेटा टाइप क्या हो गई है, चेंज हो गई है। और जैसे ही मैंने उसको इंटीजर में चेंज किया तो उसका सारा डेसिमल पॉइंट और उसके बाद की वैल्यूज जो है वो रिमूव हो गई, ट्रंकेट हो गई, और उसकी डेटा टाइप क्या आ गई है मेरे पास, इंटीजर आ गई है। तो ये जो है वो हमारे पास होता है टाइप कन्वर्जन का, या इसको दूसरे लफ्जों के अंदर हम कहते हैं टाइप कास्टिंग। डेटा टाइप की डेटा टाइप जो है वो चेंज करना है, एक वेरिएबल की टाइप को जो है वो दूसरी टाइप के अंदर कन्वर्ट कर देना, टाइप कन्वर्जन, टाइप कास्टिंग, ये सारे इसके नाम है। अच्छा, अच्छा, व्हाई डू वी इवन कन्वर्ट द टाइप्स? ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। लेट सपोज आपके पास एक रिक्वायरमेंट इस तरीके से आ गई है कि आपने जो डेटा है वो स्ट्रिंग के अंदर असाइन किया है, लेकिन आपको उसको एक्सेस करने के लिए, उसको चलाने के लिए आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। तो ये सारा आपके रिक्वायरमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उसको क्यों कन्वर्ट करना है। मैं इसकी एक शॉर्ट एग्जांपल आपको जो है वो यहाँ पे दिखा देता हूँ, डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ कि लेट सपोज मैं कहता हूँ कि यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ और इसको मैं स्ट्रिंग के अंदर 10 दे देता हूँ, ठीक है। अब क्या मैं इसके ऊपर जो है वो मैं कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है। मैं इसके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि स्ट्रिंग्स के ऊपर जो है वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं होते। जाहिर सी बात है, आपको उसके लिए क्या चाहिए, एक न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए जिसके ऊपर वो ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होंगे। तो उसी के लिए हमारे पास जो है वो टाइप कन्वर्जन यूज होती हैं, कि मैंने कहा कि काम करे माय वार का इसी को मैं एक और देता हूँ, और मैंने कहा इसको कन्वर्ट कर दे इंटीजर के अंदर। तो ये हमारे पास जो है वो कन्वर्ट होके अब इंटीजर के अंदर आ गया है। अब इंटीजर के अंदर आ गया तो मैं इसके ऊपर कोई भी मैथमेटिकल काम, मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता हूँ।